नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा प्रतिबंध सबूतों पर आधारित। कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। युवराज मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करने का ही नहीं है, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी ही पूरा होने जा रहा है और जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की और इस चिर प्रतीक्षित घड़ी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। श्री मोदी ने कहा कि लता जी मां सरस्वती की सच्ची शिष्या थीं, जिन्होंने अपनी दैवीय स्वर से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध किया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या के लोगों से कहा कि वे स्वच्छता को भगवान राम के शहर की नई पहचान बनाएं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राम की नगरी अयोध्या आना, रामलला के दर्शन करना और अयोध्या की गलियों में घूमना अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होगा। अयोध्या पहुंचने पर अब उनका स्वागत स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में बज रहे प्रभु राम के भजनों और मंत्रों से होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया और ऐसे ही न जाने कितने भजन और मंत्र भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज में अब अयोध्या में 24 घंटे सुनाई देंगे।
अयोध्या के मशहूर नया घाट चौराहे को अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस चौक पर लगातार 24 घंटे लता मंगेशकर के भजन बजाए जाएंगे। 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी पारंपरिक भारतीय वीणा इस चौक पर स्थापित की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, अयोध्या के अनेक संत और लता मंगेशकर के परिवार के लोग भी उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महान गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनका स्मरण किया। गृह मंत्री ने कहा कि वो सादगी और विनम्रता की प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि लता जी ने विश्व मंच पर भारतीय संगीत परंपरा को समृद्ध किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लता जी की आवाज आज भी गूंज रही है और उनके गाए गाने हमारी स्मृतियों में अंकित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया। पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंजाब हरियाणा के लोगों ने आज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर कहा कि शहीद भगत सिंह को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां भगत सिंह से प्रेरणा लेती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये भी खुशी की बात है कि इस पर पंजाब और हरियाणा इकट्ठे आगे आए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सभी स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को याद किया जा रहा है। इससे हमारी नई पीढ़ी को देश के लिए मर मिटने वालों के बारे में जानने का मौका मिला है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हवाई अड्डे पर आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री डॉ विजय कुमार सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर शामिल हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समारोह को संबोधित किया। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने शहीद भगत सिंह के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हवाई अड्डे का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए उनके सपनों को साकार करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता और स्वर्णिम भविष्य के लिए अपने सर्वस्व जीवन को न्यौछावर कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज स्वाधीनता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भगत सिंह को याद करते हुए श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि उनका बलिदान निडरता का ऐसा उदाहरण है जो युगों तक युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई और उसके सहयोगी गुट देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि सबूतों के आधार पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मिश्र ने कहा कि पीएफआई की गतिविधियां देश के लिए घातक हैं। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में शामिल होने जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करे। अब वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खुल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने पीएफआई और इसकी सहयोगी गुटों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। रामनगर में मीडिया से बातचीत में श्री नारायण ने कहा कि पीएफआई को भारत में सामाजिक वैमनस्य पैदा करने के लिए विदेशों से आर्थिक मदद मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता के एस ईश्वरप्पा ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई ने कल आबकारी नीति घोटाले में ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी और आम आदमी पार्टी के संपर्क प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया और विजय नायर सहित 15 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज है। नायर को आबकारी लाइसेंस आवंटन की साजिश रचने में कथित भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की प्राथमिकी नई शराब नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रिया संबंधी अनदेखी के खिलाफ दर्ज की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary program this week, the 29th of September 2022, brings an exclusive interview with Kailash Karthik N, Mission Director of Jal Jeevan Mission in Assam. Looking forward to seeing you there. देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा प्रतिबंध सबूतों पर आधारित। कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में व्यवसायी समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। युवराज मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक बढ़ाई गई और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने सुपुत्र और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री नामित किया है। एक शाही फरमान के अनुसार शाह सलमान ने अपने दूसरे पुत्र प्रिंस खालिद को उप रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री बनाया है। 86 वर्षीय शाह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते रहेंगे। सलमान बिन अब्दुल अजीज इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की तारीख इस वर्ष 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये तारीख 27 सितंबर थी। पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और विश्वविद्यालय से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्हें इसके लिए बनाए गए पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में, जबकि तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम भारत सरकार के मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पहल के बारे में बात करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पहल का लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश के केंद्र में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी
एक नई गति मिलेगी। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शुरू की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। इस पहल का लक्ष्य मेड इन इंडिया उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुसार निर्धारित कर अपने उत्पादों को मेड फॉर वर्ल्ड भी बनाना है। इस पहल की 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां हैं, जिनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर्स के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले डिजाइन व्यवस्था के निर्माण के लिए 10 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि दर्ज हुई है और अब 75 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। पूर्व इन्फेंट्री महानिदेशक और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा है कि सेना ने स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उपकरण खरीदने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कंपनियां डिजाइन, निर्माण और विकास चरण से अंतिम परीक्षण तक कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। Self-reliance in defense industry is a must, and primarily how COVID-19 has upset the entire manufacturing scene and also the supply scene, and therefore the need today in the present environment is to be Atmanirbhar. And it is in that context, I think the call that we've taken for indigenous industries to flourish, the corporatization of the ordnance factories, the making of those 2 defense corridors, one in the south and one in the north, that is one in Lucknow and the other one in Chennai, are steps which have been taken in the right direction, having lots of items in the restricted import list so that there is no import whatsoever, but the need to manufacture everything in India, I think that's the need of the hour. पिछले 2 वर्ष में कोविड महामारी के बावजूद घरेलू खिलौना निर्माताओं के प्रयासों के कारण भारतीय खिलौना उद्योग का विकास उल्लेखनीय रहा है। भारत को अपने तेजी से बढ़ते औषधि उद्योग के कारण दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचाना जाने लगा है। भारत उन देशों को सस्ती दर पर जीवन रक्षक टीके और दवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। 3 दिन की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। समिति ब्याज दरें तय करने के बारे में शुक्रवार को घोषणा करेगी। रिजर्व बैंक अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में भी विचार कर सकता है। भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक प्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य निवेश से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए भारत में काम कर रही डच कंपनियों को एक मंच प्रदान करना है। ये माना जा रहा है कि इस प्रणाली से आपसी निवेश गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कंपनियों के बीच व्यावसायिक समन्वय और सहयोग बढ़ेगा। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की रात को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भेंट में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सुनियोजित थी। जब उरी की घटना घटी, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था
लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं। मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के कल 2 सफल परीक्षण किए। ओडिशा के चांदीपुर में ये परीक्षण किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये कम दूरी की सुगम्य वायु रक्षा प्रणाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगठन और रक्षा सहयोग साझेदारों के प्रयासों की सराहना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्षमता निर्माण और उचित तरीकों की जानकारी साझा कर आपदा का सामना करने में सक्षम भारत के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। श्री शाह ने प्राधिकरण कार्यकर्ताओं को 18वें स्थापना दिवस पर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दृढ़ता और भावना के साथ देश की सेवा करता रहेगा। भारत ने हाल में आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 18वें स्थापना दिवस पर आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2014 से सरकार ने आपदा का सामना करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए हैं। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि देश का लगभग 80% हिस्सा किसी न किसी रूप में आपदा प्रभावित है। देश के विकास के लिए आपदा का समुचित प्रबंधन जरूरी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री महाजन को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर श्री महाजन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, पॉलिटिकल कैंपेन है, तो लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं रहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि अगर राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो उन्हें इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। श्री कुमार ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद कल शाम गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। श्री कुमार ने कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों के कई सुझावों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुफ्तखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई शामिल है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 96 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 3,615 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और करीब 5,000 लोग ठीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र में मां दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर देवी की प्रार्थना का पाठ भी साझा किया। भारत ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने तत्काल युद्ध रोकने और वार्ता तथा राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इसका समाधान निकालने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा प्रतिबंध सबूतों पर आधारित। कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। युवराज मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया।
और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।